आज जो आप लोगों ने चैप्टर शुरू करना है वो है केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें आप लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में, उसकी स्पीड के बारे में, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि आप लोगों ने जब भी सल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना है तो उस कंडीशन में सबसे पहला काम आप लोगों ने उसकी इंट्रैक्शन चेक करनी होती है कि सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान इंट्रैक्शन भी मौजूद है या नहीं है। जब भी आप लोगों के पास सल्यूट होता है उसके दो पार्ट होते हैं, मेन जो है वो दो पार्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक और एक दूसरे को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। बाद ऐसे सल्यूट होते हैं जिसमें ये दोनों पार्ट मौजूद होते हैं और बाद ऐसे सल्यूट होते हैं जिनमें सिर्फ एक पार्ट मौजूद होता है, दूसरा पार्ट मौजूद नहीं होता। हाइड्रो हाइड्रोफिलिक ऐसे पार्ट होता है सल्यूट, या ऐसा सल्यूट होता है जो वाटर लविंग है, जिसके वाटर के साथ इंट्रैक्शन होती है। और हाइड्रोफोबिक ऐसी स्पीशीज या पार्ट होता है जो वाटर रिपेलेंट होता है, जिसके वाटर के साथ कोई इंट्रैक्शन नहीं होती है। हाइड्रोफोबिक वो पार्ट होगा जो पोलर इन नेचर होगा, जो आसानी के साथ वाटर के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। जिस तरह अगर आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो उस कंडीशन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उसमें OH ग्रुप मौजूद होता है, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाटर के अंदर वाटर के साथ इंटरेक्शन शो कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, और उसी वजह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो वाटर में सोल्यूबल होता है। और अगर कोई आप लोगों के पास अल्केन है, लॉन्ग चेन अल्केन है, जिस तरह पेंटेन है या हेक्सेन है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जितने भी CH3 या CH2 एटम मौजूद हैं वो वाटर रिपेलेंट हैं, क्योंकि अब उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से वो ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर होता है। और नॉन पोलर जो है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि पोलर पोलर में डिजॉल्व होते हैं और नॉन पोलर में डिजॉल्व होते हैं। इसके साथ आप लोगों ने वो आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें अल्केन चेन लेंथ ज़्यादा हो और उसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो, जिस तरह आप लोगों ने स्टीरिक एसिड पढ़ा था, उसमें अल्केन चेन लेंथ जो है वो ज़्यादा लॉन्ग होती है और उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी मौजूद होता है। तो ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिसमें दो पार्ट होते हैं, जिस तरह स्टेरिक एसिड है, इसमें दो पार्ट हैं, एक है हाइड्रोफोबिक और एक है हाइड्रोफिलिक, जिसमें अल्केन चेन लेंथ जो है वो हाइड्रोफोबिक है, क्योंकि उसमें जितना भी कार्बन हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट है वो वाटर रिपेलेंट है। लेकिन लास्ट में टर्मिनल पोजीशन पर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है वो हाइड्रोफिलिक है, क्योंकि वो पोलर पार्ट है और उसकी वजह से स्लाइटली या सिंपल एक साइड जो है स्टेरिक एसिड की वो वाटर में सोल्यूबल हो सकती है। बाकी जो लॉन्ग चेन अल्केन है उसकी वजह से ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता। इसका मतलब है कि जब भी आप लोगों के पास कोई भी सल्यूट होगा तो उस कंडीशन में आप लोगों ने सबसे पहले ये चेक करना है कि वो कंपाउंड जो है वो हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है। अगर हाइड्रोफिलिक है तो उस कंडीशन में वो वाटर में सोल्यूबल होगा, और अगर हाइड्रोफोबिक है तो उस कंडीशन में वो वाटर में इनसोल्यूबल होगा। और इस कंडीशन में मोस्टली केमिकल्स को बायोलॉजिकल जो फील्ड है उसके ज़रिए आप लोग ज़्यादा डिटेक्ट करते हो। कुछ ऐसे कंपाउंड है जिस तरह विटामिन ए है, जिसको आप लोग कहते हो फेट सोल्यूबल विटामिन, ये वाटर में जो है वो सोल्यूबल नहीं होता लेकिन फेट में सोल्यूबल हो जाता है। और आप लोगों ने ये भी देखा था फेट कंपाउंड मोस्टली जो है वो हाइड्रोकार्बन पर कंसिस्ट करते हैं, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन पर एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का पार्ट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर होता है। इसी वजह से विटामिन ए जो है वो भी नॉन पोलर है, और इसी वजह से विटामिन ए फेट सोल्यूबल कहलाता है, क्योंकि ये फेट सोल्यूबल कंपाउंड जो है या सॉल्वेंट जो है वो उसमें आसानी से सोल्यूबल हो जाता है। जी
हेलो। इसके बाद जिस वक्त आप लोग विटामिन सी को चेक करते हो तो उस कंडीशन में विटामिन सी जो है वो पोलर है, वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है और वो वाटर में आसानी से सोल्यूबल हो जाता है। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते। तो उसकी एक एग्जांपल है कि जिस वक्त आप लोगों के पास ऐसे कंपाउंड जिसको आप लोग नेटवर्क सॉलिड कहते हो, वो वाले कंपाउंड वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, क्योंकि उनके दरमियान बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग किस्म का बॉन्ड होता है, जिसको वाटर मालिक्यूल जो है वो ब्रेक नहीं कर पाता। और आप लोगों ने ये पढ़ा है कि जिस वक्त सल्यूट के दरमियान से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, उस कंडीशन में सॉल्वेंट सल्यूट के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। इसके लिए लाजमी है कि सल्यूट के दरमियान से बॉन्ड ब्रेक हो और उसके बाद सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा जनरेट हो, और उसकी वजह से ही सल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा। जिस वक्त आप लोग नेटवर्क सॉलिड की बात करते हैं तो उस कंडीशन में सल्यूट के दरमियान इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है कि वाटर की इंटरेक्शन उसको ख़त्म नहीं कर पाती, जिसकी वजह से नेटवर्क सॉलिड जो है वो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। इसी तरह मोस्टली मेटल जो है मेटल के दरमियान इंटरेक्शन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेटल की वाटर के साथ इंटरेक्शन। इसी वजह से मोस्टली मेटल जो है वो वाटर में इंसोल्यूबल होते हैं। जिस तरह अगर आप लोग सोडियम, मोस्टली जो मेटल हैं वो वाटर में इंसोल्यूबल हैं, कुछ मेटल जो है जिनकी दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीक है वो वाटर में आसानी से सोल्यूबल हो जाती है। उसके बाद है जिस वक्त आप लोग सोल्यूशन बनाते हो तो उस कंडीशन में आप लोग डिफरेंट यूनिट यूज़ करते हो, जिसकी बेस पर आप लोगों को ये पता चलता है कि आप लोगों में सोल्यूशन में सल्यूट की कितनी क्वांटिटी है। उसमें सबसे पहला यूनिट जो है वो मोलैरिटी का है। मोलैरिटी में आप लोग सल्यूट की अमाउंट बता सकते हो कि कितनी अमाउंट आप लोगों के सोल्यूशन के अंदर सल्यूट की कितनी अमाउंट है, और इसके लिए आप लोग जो फार्मूला यूज़ करते हो वो यूज़ करते हो मोलैरिटी इज इक्वल टू moles of solute divided by volume of solution in liter। के सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, उसको अगर आप लोग वॉल्यूम जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है उसको आप लोगों ने लीटर में लेना है, उससे डिवाइड करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सोल्यूशन जो है जो कंसंट्रेशन है वो मोलैरिटी में हासिल होगी। जब भी आप लोग सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास मोलैरिटी हासिल होती है। इस कंडीशन में मोल्स ऑफ सल्यूट का आप लोगों को पता है, नंबर ऑफ मोल्स आप लोग मैथ डिवाइडेड बाय मोलर मैथ से कैलकुलेट करते हो, और इस कंडीशन में आप लोगों के पास इंडिकेट हो रहा है कि आप लोगों के पास मोलैरिटी जो है वो वॉल्यूम पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि आप लोगों के पास ये डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिखा हुआ है। अगर आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों को पता है सोल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में सोल्यूशन का वॉल्यूम डिक्रीज होता है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं मोलैरिटी जो है जो कंसंट्रेशन का यूनिट है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि आप लोग अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा, और जिस वक्त वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोल टू वॉल्यूम रेशो की वैल्यू जो है वो कम आएगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो उस कंडीशन में वॉल्यूम जो है वो भी कम होगा, और उस कंडीशन में मोल टू वॉल्यूम रेशियो जो है उसकी वैल्यू आप लोगों के पास, अगर टेम्परेचर कम होगा तो उस कंडीशन में वॉल्यूम भी कम होगा, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास मोल टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो ज़्यादा आएगी, और उसके ज़रिए मोलैरिटी की वैल्यू भी आप लोगों के पास ज़्यादा आएगी। यह उस कंडीशन में है जिस वक्त आप लोग कंसंट्रेशन, आप लोग सोल्यूट की कंसंट्रेशन को मोलैरिटी में फाइंड आउट कर रहे हो। इसके बाद दूसरा यूनिट है मोलैलिटी, और जब भी आप लोग मोलैलिटी में सोल्यूशन बनाते हो तो उस कंडीशन में मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। आप लोगों ने जब भी ये सोल्यूशन बनाना है तो उस कंडीशन में सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, और उसको आप लोगों ने डिवाइड करना है जो सॉल्वेंट है उसके मैस से, और मैस भी आप लोगों ने उसका किलोग्राम में यूज़ करना है।
और आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल, आप लोगों को ये पता है नंबर ऑफ मोल्स टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते। इसके साथ जिस वक्त आप लोग सॉल्वेंट के मैथ को कैलकुलेट करते हो तो उस कंडीशन में मैथ भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब है मोलैलिटी जो कंसंट्रेशन का यूनिट है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें जो दोनों वैल्यू यूज़ हो रही हैं वो दोनों ही टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। चाहे आप लोग टेम्परेचर ज़्यादा रखते हो या टेम्परेचर जो है वो कम रखते हो, उस कंडीशन में मैथ सॉल्वेंट का सेम ही रहना है, उसमें चेंज नहीं होना। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। और इसकी रीज़न ये है कि जिस वक्त मोलैरिटी आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उस कंडीशन में वॉल्यूम भी चेंज आएगा, और जिस वक्त वॉल्यूम में चेंज आएगा तो उस कंडीशन में मोलैरिटी की वैल्यू में भी चेंज आएगा। लेकिन जिस वक्त आप लोग मोलैलिटी कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में मोलैलिटी का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता हो। इसी वजह से हम कहते हैं कि ओवरऑल मोलैलिटी जो है वो भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। इसके बाद थर्ड पॉइंट था मोल फ्रैक्शन, कि आप लोगों ने किसी भी कंपोनेंट का मोल निकालना है तो उसके लिए आप लोगों ने ये पॉइंट पहले भी पढ़ा है, पार्शल जो प्रेशर है उसकी कैलकुलेशन के लिए। उसमें है कि जो कंपोनेंट जिसका आप लोग मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हो उससे मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन, आप लोगों के पास एक कंपोनेंट का मोल, उसको अगर डिवाइड करते हो जो भी जितने भी आप लोगों के पास कंपोनेंट है उन सब के मोल से, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास मोल फ्रैक्शन हासिल होती है। और मोल फ्रैक्शन जो है वो जस्ट सल्यूट की मास पर डिपेंड करती है, और ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें जितने भी जो कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं वो मोल्स में यूज़ हो रहे हैं। और मोल आप लोगों के पास पता है कि मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता और मास जो है वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। इस वजह से मोल फ्रैक्शन जो है वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, उसके वैल्यू जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। इसके बाद फोर्थ है परसेंटेज में आप लोगों ने सोल्यूशन बनाना है। उस कंडीशन में सबसे पहला जो सोल्यूशन हम बनाते हैं वो परसेंटेज का बनाते हैं, यानी कि 100 में बनाते हैं। उसके लिए जब भी आप लोग सोल्यूशन बनाते हैं तो उस कंडीशन में सोल्यूट का मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अगर उसके जो वैल्यू आती है उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जो सोल्यूशन बनेगा वो मास परसेंटेज के लिहाज से बनेगा। तो अगर आप लोग सोल्यूशन बनाना चाहते हो पार्ट्स पर मिलियन तो उस कंडीशन में मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, और उसको मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने 10⁻⁶ से। और अगर आप लोग सोल्यूशन बनाना चाहते हो पार्ट्स पर बिलियन तो उस कंडीशन में मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁻⁹। ये आप लोगों के पास डिफरेंट परसेंटेज के मेथड हैं जिसके ज़रिए आप लोग डिफरेंट सोल्यूट की कंसंट्रेशन यूज़ करके डिफरेंट कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बना सकते हो। आप लोगों को परसेंटेज सिंपल परसेंटेज में मल्टीप्लाई जस्ट 100 से करना है। अगर पार्ट्स पर मिलियन बनाना तो उस कंडीशन में आप लोगों ने मल्टीप्लाई 10⁻⁶ से करना है, और अगर आप लोगों ने पार्ट्स पर बिलियन में सोल्यूशन बनाना है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 10⁹ से। और बाकी फैक्टर तीनों में सेम है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। ये आप लोगों के पास डिफरेंट यूनिट्स है जिसके ज़रिए आप लोग किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। और इस टेबल में आप लोगों के साथ जो है वो डिफरेंट यूनिट गिवन है, और उसके साथ उनका जो फार्मूला है वो गिवन है, और उसके साथ आप लोग जिस पर्पज़ के लिए आप लोग यूज़ करते हो, जहाँ पर भी आप लोगों ने ये सोल्यूशन बनाकर अप्लाई करना है वो वैल्यू गिवन है कि आप लोगों ने इस सोल्यूशन को कहाँ पर इस्तेमाल करना है, इस सोल्यूशन को कहाँ यूज़ करना है। इसके बाद आज का जो
चैप्टर है वो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें आप लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड का, उसके मैकेनिज्म का और वो वाले फैक्टर्स जो इस केमिकल रिएक्शन पर अफेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। उसको हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। इसके 4 डिफरेंट पैरामीटर हैं जिसके ज़रिए आप लोग किसी भी रिएक्शन की स्पीड को डिटरमाइन कर सकते हो या किसी भी रिएक्शन की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो डिफरेंट बेस को। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, यानी कि आप लोग जो रिएक्टेंट स्पीशी यूज़ कर रहे हो उसकी नेचर कैसी है, दोनों की सेम है या डिफरेंट है। उसके बाद दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, तीसरा है कैटलिस्ट और फोर्थ है कंसंट्रेशन। इसमें सबसे पहले है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट बेसिकली होता क्या है, रेट जो है वो टाइम के लिहाज से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो चेंज होती है, जो क्वांटिटी चेंज होती है उसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। जिस तरह आप लोगों के पास स्पीड है, जिस आप लोग फिजिक्स में स्पीड पढ़ते हो तो स्पीड में आप लोग यूज़ करते हो वो डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जितना यानी कि डिस्टेंस में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम स्पीड कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर केमिस्ट्री में रेट ऑफ रिएक्शन उसको कहते हैं जिसमें आप लोगों के पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के लिहाज से चेंज होती है। अगर वो ज़्यादा चेंज होती है तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, उस कंडीशन अगर वो कम चेंज होती है इसका मतलब है कि उस कंडीशन में आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो है। जिसका आप लोगों के पास स्पीड हासिल होती है जिसको तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है शॉर्ट टाइम में, तो उस कंडीशन में स्पीड ज़्यादा होती है। इसी तरह अगर आप लोगों के पास जो कंसंट्रेशन चेंज हो रही है वो ज़्यादा चेंज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस कंडीशन में उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा हो। आप लोगों ने जब भी रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो उस कंडीशन में हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के साथ नेगेटिव का साइन यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के साथ हम नेगेटिव का साइन यूज़ नहीं करते। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ हम नेगेटिव का साइन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही होती है। इसी वजह से जब भी आप लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ आप लोगों ने माइनस का साइन यूज़ करना है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के साथ कोई साइन यूज़ नहीं करना, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है जिस वक्त रिएक्शन स्पीड के साथ होता है तो उस कंडीशन में उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही होती है। यहाँ पर आप लोगों के पास कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप लोगों के पास ए और बी दो रिएक्टेंट हैं जो मिक्सअप होकर आप लोगों के पास प्रोडक्ट सी बनाते हैं। जिस वक्त आप लोगों के पास इनिशियल टाइम ज़ीरो है, जिस वक्त रिएक्टेंट आपस में कंबाइन नहीं हुए हैं, तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन जो है वो 8 है और रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन जो है वो 8 है। और जो आप लोगों के पास प्रोडक्ट सी बनता है, अब क्योंकि रिएक्शन नहीं हुआ है इसका मतलब है उस कंडीशन में इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो ज़ीरो। इसके बाद सपोज टाइम जो है वो 16 सेकंड गुजर चुके हैं और उसके बाद आप लोग चेक कर रहे हो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी बाकी बची है। तो सपोज उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन 4 बची है, रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन भी 4 बची है और सी की कंसंट्रेशन जो बनी है 16 सेकंड के बाद वो 4 जो है वो क्वांटिटी उसकी बनी। तो उस कंडीशन में जिस वक्त आप लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी की इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ आप लोगों ने माइनस का साइन यूज करना है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रेट ए रिएक्टेंट ए, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए
फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय जितना टाइम में चेंज आया है, यानी कि T2 माइनस T1। सेकंड कंसंट्रेशन जिस वक्त आप लोगों का रिएक्शन हुआ है, रिएक्शन होने के बाद जिस वक्त आप लोगों ने सेकंड टाइम में कंसंट्रेशन ए की चेक की है, वो आप लोगों के पास 4 आई है। और इनिशियल इसकी कंसंट्रेशन A1 जो थी वो ए की 8 थी। आप लोगों ने जस्ट इसमें वैल्यू पुट करनी है, A2 की जगह पर 4, A1 की जगह पर 8। इसी तरह आप लोगों ने टाइम चेक करना है, ये आप लोगों के पास T2 वैल्यू है, ये आप लोगों के पास T1 वैल्यू है। T2 आप लोगों के पास 16 है और T1 आप लोगों के पास 0 है। इसका डिफरेंस आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो आप लोगों के पास 16 ही आता है। इसे कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास -4 आता है। और -4 को माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास आंसर प्लस में आएगा। और जिस वक्त आप लोग 4 को 16 से डिवाइड करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास आंसर जो है 0.25 वैल्यू आती है। इसी तरह आप लोगों ने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है बी के लिए। इसी तरह आप लोगों ने कंसंट्रेशन फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है सी के लिए। जिस वक्त आप लोगों ने सी के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मैंने आप लोगों को बताया कि हमेशा इंक्रीज होगी, इसलिए इसके साथ आप लोग साइन माइनस का साइन यूज नहीं करते। सी की जिस वक्त आप लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है वो इक्वल होगा डेल्टा molar concentration of C divided by change in time with respect to time। इनिशियल कंसंट्रेशन C2 की जो है वो 0 है और फाइनल कंसंट्रेशन C2 की 4 है। 4 माइनस 0, टाइम जो इनिशियल था वो 0 था और टाइम जिस वक्त आप लोगों ने कंसंट्रेशन दोबारा कैलकुलेट की है वो टाइम आप लोगों के पास 16 है। इस कंडीशन में आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो 4 डिवाइडेड बाय 16 आती है और 4 को 16 से डिवाइड करते हैं तो आप लोगों के पास वैल्यू ऑफ 0.25 वैल्यू आती है। इसका मतलब है जिस रेशो से आप लोगों के पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, उसी रेशो से आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हासिल हो रही है। इसी तरह आप लोगों के पास दूसरी एग्जांपल साथ में गिवन है जिसमें आप लोगों के पास इनिशियल टाइम जो है वो 0 है, उस वक्त आप लोगों के पास एक्स और y जो है वो रिएक्टेंट स्पीशी हैं और z जो है वो प्रोडक्ट स्पीशी है। इनिशियल x और y की कंसंट्रेशन 8 है और z की कंसंट्रेशन 0 है। ये उस वक्त है जिस वक्त रिएक्शन नहीं हुआ है। उसके बाद जिस वक्त रिएक्शन हुआ है उसके बाद आप लोगों ने 16 सेकंड के बाद रिएक्शन को चेक किया है। रिएक्शन को चेक करने के बाद आप लोगों के पास x की कंसंट्रेशन 7 बची है और y की कंसंट्रेशन भी 7 बची है और z की कंसंट्रेशन वो 1 बनी है। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में 16 सेकंड के बाद 4 नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कंज्यूम हो चुके थे और इसमें जो है सिर्फ 1 मोल ही कंसंट्रेशन चेंज हुई है, डिक्रीज हुई है रिएक्टेंट की। इसका मतलब है पहला जो रिएक्शन था वो स्पीड के साथ हो रहा था। अब जो दूसरा हमें रिएक्शन चेक करने हैं वो स्लो हो रहा है, जिसमें आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसकी वैल्यू भी कम आएगी क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कंज्यूम हो रही है। जिस वक्त रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कंज्यूम होगी उसी वक्त आप लोगों के पास प्रोडक्ट बनेगा। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कंज्यूम नहीं होती, एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होते, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी हासिल नहीं होगी। जिस वक्त आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हो रिएक्टेंट के लिए तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू आती है 0.0625 जो 0.25 से काफ़ी कम है, जो इंडिकेट करती है कि आप लोगों का जो सेकंड रिएक्शन है वो स्लो हो रहा है। जो पहले आप लोगों ने स्टडी किया था वो रिएक्शन जो है वो स्पीड के साथ हो रहा है। और इसके ज़रिए जिस वक्त आप लोग कैलकुलेट करते हो उससे आप लोगों को पता चलता है कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो स्पीड के साथ होता है या स्लो होता है। इसके बाद जिस वक्त आप लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू भी 0.0625 आती है। इसको जिस वक्त हम पहले रिएक्शन के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में उसके रेट ऑफ रिएक्शन जो है पहले का 0.25 था और सेकंड का प्रोडक्ट जो है उसका रेट ऑफ रिएक्शन 0.0625 है, जो इंडिकेट कर रहा है कि आप लोगों को पहला रिएक्शन जो है वो स्पीड के साथ हो रहा है
और दूसरा रिएक्शन जो है वो स्लो हो रहा है। जिस वक्त आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, अगर वो वैल्यू ग्रेटर आती है तो उस कंडीशन में आप लोगों का रिएक्शन जो है वो स्पीड से हो रहा होगा, और अगर वो वैल्यू कम आती है तो वो इंडिकेट करेगी कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो स्लो हो रहा है। इसके बाद आप लोगों ने पहले 0 मिनट पर कैलकुलेट की थी, उसके बाद आप लोगों ने 16 मिनट पर कैलकुलेट की है, उसके बाद आप लोगों दोबारा से 32 सेकेंड के बाद फिर दोबारा से आप लोगों ने कंसंट्रेशन मेजर की है कि रिएक्शन की कंसंट्रेशन कितनी बची है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी बनी है। तो सपोज जिस वक्त आप लोगों ने 22 सेकंड के बाद चेक किया तो उस कंडीशन में ए की कंसंट्रेशन 2 बची है, बी की कंसंट्रेशन 2 बची है और सी की कंसंट्रेशन जो बनी है वो 6 मोल बनी है। और जिस वक्त आप लोग स्लो रिएक्शन की चेक करते हैं तो उस कंडीशन में 32 सेकंड के बाद आप लोगों के पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 6 बची है, एक्स की कंसंट्रेशन 6 बची है, वाई की कंसंट्रेशन भी 6 बची है और आप लोगों के पास जेड की कंसंट्रेशन जो है वो 2 बची है बनी है। तो इस कंडीशन में फिर दोबारा, क्योंकि आप लोग जब भी रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों को डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हो, जिसके ज़रिए आप लोगों को पता चलता है कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो इनिशियली ज़्यादा है या लास्ट में आप लोगों का रिएक्शन ज़्यादा स्पीड के साथ हो रहा है। इसलिए हमने इसका जो टाइम इंटरवल है उसको 16 सेकेंड का इंटरवल रखा है। तो पहले हमने इनिशियल पर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन फाइंड आउट की है, उसके बाद 16 सेकेंड के बाद आप लोगों ने इसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो फाइंड आउट की है। उसके बाद फिर फर्दर 16 मिनट के सेकंड के बाद आप लोगों ने इसकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो फाइंड आउट की है, जो कि आप लोगों के पास टोटल 32 सेकेंड बनता है। इसी तरह फर्दर 16 सेकेंड के बाद आप लोग इसकी दोबारा से कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, और उसके साथ आप लोग कंपेयर करते हो रिएक्टेंट जो है उसकी कंसंट्रेशन कम बचती है या ज़्यादा बचती है, स्लो आप लोगों के पास रिएक्शन हो रहा है या स्पीड के साथ आप लोगों के पास रिएक्शन हो रहा है। अगर रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन स्पीड के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है तो उस कंडीशन में आप लोगों का रिएक्शन जो है वो स्पीड के साथ फास्ट रिएक्शन आप लोगों का होगा। और अगर आप लोगों का रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन स्लोली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है तो वो इंडिकेट करेगी कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो स्लो है, वो फास्ट नहीं। इसके बाद ये सपोज्ड वैल्यू है कि आप लोगों के पास डिफरेंट टाइम इंटरवल है। जिस तरह पहले आप लोगों के पास टाइम जो है वो 0 है, उसके बाद आप लोगों ने 5 मिनट के बाद कंसंट्रेशन फाइंड आउट की है, उसके बाद 10 मिनट के बाद आप लोगों ने 10 सेकंड के बाद आप लोगों ने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फाइंड आउट की है, उसके बाद 15 सेकंड के बाद फिर 20 सेकंड के बाद 25 के साथ 30 के साथ 35 40 इसी तरह। और आप लोगों को जब भी टाइम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं तो उस कंडीशन में इनके दरमियान जो ड्यूरेशन है वो हमेशा सेम होना चाहिए। जिस तरह आप लोग 0 और 5 का डिफरेंस लेते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इंटरवल 5 आता है। इसी तरह जिस वक्त आप लोग 10 और 5 का डिफरेंस लेते हो तो उस कंडीशन में इंटरवल वैल्यू आप लोगों की 5 आती है। जिस वक्त आप लोग 15 और 10 का डिफरेंस लेते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास 5 आता है। तो इस कंडीशन में जब भी आप लोगों ने टाइम के लिहाज से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है तो उस कंडीशन में आप लोगों का टाइम ड्यूरेशन का इंटरवल जो है वो सभी का सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। उसके बेस पर ही आप लोग रिएक्शन के बारे में बता सकते हैं कि रिएक्शन स्पीड के साथ होता है या स्लो होता है। इसमें कहता है कि जिस वक्त आप लोगों के पास रिएक्शन नहीं हुआ, जिस वक्त टाइम जो है वो 0 है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्टेंट की टोटल कंसंट्रेशन वही होगी जितनी आप लोगों ने यूज़ की है। अगर सपोज रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन वो 100 है तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स 100 ही होंगे लेकिन प्रोडक्ट के 0 होंगे। उसके बाद अगर टाइम गुजरता है 5 सेकंड के बाद आप लोग टाइम चेक करते हैं तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट के सपोज नंबर ऑफ मोल्स बचते हैं 84 और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं 16।
उसके बाद आप लोग 10 सेकंड के बाद चेक करते हैं तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स बचते हैं 71 और प्रोडक्ट के आप लोगों के पास हासिल होते हैं 29। उसके बाद आप लोग 15 सेकंड के बाद चेक करते हैं तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट के आप लोगों के पास 59 नंबर ऑफ मोल्स बचते हैं और प्रोडक्ट के जो बनते हैं वो 41 बनते हैं। आप लोगों के पास जितनी कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की कंज्यूम होगी उतनी ही कंसेंट्रेशन में आप लोगों के पास प्रोडक्ट जो है वो हासिल होगा, क्योंकि रिएक्टेंट ने ही प्रोडक्ट बनाना है। जितनी कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की कंज्यूम होती जाएगी उतनी ही रेशियो के साथ, उतनी ही कंसेंट्रेशन के साथ प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन आप लोगों के पास हासिल होती जाएगी। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास एक साइड पर जो है रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो दूसरी साइड पर प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये आप लोगों के पास रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है जो हर टाइम इंटरवल के बाद डिक्रीज होना शुरू हो गई। लेकिन जिस वक्त आप लोग प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं तो उस कंडीशन में इनिशियली आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन 0 है, लेकिन जिस वक्त टाइम गुजरता जाता है तो उसके साथ साथ प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, जो इंडिकेट करता है कि आप लोगों के पास जिस वक्त आप लोगों का इनिशियल रिएक्शन था, स्टार्ट रिएक्शन था, तो उस कंडीशन में आप लोगों का रिएक्शन जो है वो स्पीड के साथ हो रहा था, क्योंकि आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसमें आप लोगों के पास रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन ज़्यादा थी। आप लोगों के पास रिएक्टेंट के जो अमाउंट है, नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो ज़्यादा थे, वो आसानी के साथ एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। जिस वजह से इनिशियल कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो कंडीशन में रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ ज़्यादा स्पीड के साथ कोलिजन करेंगे या ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन शो करेंगे, जिसकी वजह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन जिस तरह आप लोगों के पास रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन जो है वो कम होती जाएगी तो उसी रेशो से आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी स्लो होना शुरू हो जाएगा। जिस तरह अगर आप लोग इनिशियल की चेक करते हैं तो इनके दरमियान आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स या कंसेंट्रेशन जो कंज्यूम हुई है वो 16 है, इनिशियल 100 है, और आप लोगों ने 5 सेकंड के बाद चेक किया तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास है 84। तो आप लोग जो डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हो वो आप लोगों के पास 16 का आया है। लेकिन लास्ट में जिस वक्त आप लोग चेक करते हो, जिस वक्त आप लोगों के जो है 45 सेकंड गुजर चुके हैं और जिस वक्त आप लोग 50 सेकंड के बाद चेक करते हैं तो इनके दरमियान डिफरेंस जो आता है कि जिसमें आप लोगों के रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं वो जस्ट 3 नंबर ऑफ मोल्स का आता है। इसका मतलब है कि इनिशियल जो टाइम इंटरवल था इसमें रिएक्टेंट जो है वो स्पीड के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, और जिस तरह आप लोगों का टाइम गुजरता जाता है यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में होते जाते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी स्लो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, और जितनी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम होगी उस कंडीशन में उतनी ही कम कंसेंट्रेशन के साथ आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन हासिल होगी। यहाँ पर आप लोगों के पास इनिशियली जो है प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन स्पीड के साथ इंक्रीज हो रही है, उसके बाद जिस तरह टाइम गुजरता जा रहा है उसी रेशियो के साथ आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन जो है वो स्लो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। जिस तरह रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन इनिशियली जो है स्पीड के साथ डिक्रीज होती है, इसी तरह प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन जो है स्टार्टिंग में स्पीड के साथ इंक्रीज होती है। जिस तरह रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाती है उसी रेशो से आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन फॉर्मेशन जो है वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इस चीज़ का पता चल गया है कि आप लोगों के पास रिएक्शन जो है जिस वक्त आप लोग स्टार्ट करते हैं तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड के साथ होता है, जिसके ज़रिए रिएक्टेंट जो है वो स्पीड के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन जिस वक्त टाइम गुजरता जाता है तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। और आप लोगों को पता है कि रिएक्टेंट की जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही स्पीड के साथ होगा, और जितने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी उतनी ही आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होगा। जो पहले आप लोगों ने एग्जांपल वो पढ़ी हैं जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स सेम रेशो से हासिल हो रहे थे,
आप लोगों के पास कुछ ऐसे रिएक्शन भी होते हैं कि जिसमें आप लोगों के पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स सेम यूज नहीं होते हैं। जितने आप लोगों के पास रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम होते हैं, उसी रेशो से आप लोगों के पास प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हासिल नहीं होते। यहाँ पर आप लोगों के पास एक एग्जांपल है जिसमें आप लोग हाइड्रोजन का आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। इस कंडीशन में आप लोगों के पास हाइड्रोजन का एक नंबर ऑफ मोल्स यूज हो रहा है और आयोडीन का भी एक ही नंबर ऑफ मोल यूज हो रहा है, लेकिन आप लोगों के पास हाइड्रोजन आयोडाइड के दो नंबर ऑफ मोल्स हासिल हो रहे हैं। इसका मतलब है इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा। अगर इसकी कंसंट्रेशन 2 यूज होगी, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन अगर 2 नंबर ऑफ मोल्स यूज होंगे, तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन आयोडाइड के आप लोगों के पास 4 नंबर ऑफ मोल्स हासिल होते हैं, क्योंकि आप लोगों के 2 हाइड्रोजन का 2 नंबर ऑफ मोल्स आयोडीन के 2 नंबर ऑफ मोल से रिएक्शन करेंगे, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास 4 नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन आयोडाइड हासिल होगा। तो इसके लिए जिस वक्त आप लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, तो उस कंडीशन में हम रिएक्शन के लिए तो आप लोगों को पता है कि माइनस का साइन ही यूज़ करते हैं। उस कंडीशन में इसकी चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके बाद इसकी कंसंट्रेशन या रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए इसकी कंसंट्रेशन को नंबर ऑफ मोल्स को 1 से डिवाइड करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों का प्रोडक्ट में बन रहे हैं। अगर यहाँ पर 1 बन रहा है तो 1 डिवाइडेड बाय 1 1 के इक्वल ही होता है। अगर आप लोगों के पास प्रोडक्ट में 2 बन रहे हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों ने 1 डिवाइडेड बाय 2 लिखना है। अगर यहाँ पर 3 बनते हैं तो उस कंडीशन में इसको 1 डिवाइडेड बाय 3 लिखना है, और उसके रेफरेंस से ही आप लोगों ने इसकी चेंज इन कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना है। और उसके बाद आप लोगों ने चेक करना है कि आप लोगों के पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या वेरिएशन आ रहा है। जिस वक्त आप लोगों का केमिकल रिएक्शन होता है तो उस कंडीशन में आप लोगों की रेट ऑफ रिएक्शन को डिफरेंट टेक्निक के ज़रिए उसके रेट ऑफ रिएक्शन को डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हो, जिसके ज़रिए आप लोगों को पता चल जाता है कि आप लोगों का रिएक्शन स्पीड के साथ होता है या स्लो होता है। इसमें एक तरीका ये होता है कि आप लोगों जो रिएक्शन किया हुआ है उसको ही आप लोगों डिफरेंट टाइम इंटरवल के साथ मॉनिटर करते रहो कि आप लोगों ने 5 सेकंड के बाद मॉनिटर किया है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी आप लोगों के पास हासिल हुई है, उसको आप लोगों ने नोट कर लिया। उसके बाद 10 सेकंड के बाद मॉनिटर किया, उसके बाद 15 सेकंड के बाद मॉनिटर किया है। दूसरा मेथड ये होता है कि आप लोगों रिएक्शन को ही फ्रीज कर दो। तो आप लोगों ने रिएक्शन करवाया है, रिएक्शन को उसके बाद फ्रीज रोक दिया है, उसके बाद आप लोग उसकी टाइम को कंट्रोल कर लिया। इसके लिए जो आप लोग टेक्निक यूज़ करते हो उसमें सबसे पहली टेक्निक जो है वो पोलैरिमीट्री है। पोलैरिमीट्री ये होता है कि अगर आप लोगों के पास कंपाउंड जो आप लोग यूज़ कर रहे हो, जो आप लोगों के पास रिएक्टेंट में यूज़ हो रहा है, वो अगर ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव मीन कि अगर आप लोग उस पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट फॉल करवाते हो, तो उस कंडीशन में वो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। और जिस वक्त रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो रिएक्टेंट में यूज़ हो रहा है, जिस वक्त वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो उस कंडीशन में उसकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट की जो नेचर है वो भी चेंज होना शुरू हो जाती है, या ये कह लो कि उसकी कंसंट्रेशन या इंटेंसिटी जो आप लोग लाइट फॉल करवाते हो, जो उसकी बेस पर उसने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है, उसकी बेस पर भी आप लोग बता सकते हो कि आप लोगों के पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। क्योंकि जिस वक्त आप लोग रिएक्शन करवाओगे तो उस कंडीशन में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो है हो सकता है ऐसे प्रोडक्ट में हासिल हो रहा हो जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। उस कंडीशन में जिस वक्त आप लोगों को कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से इनएक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, तो उस कंडीशन में प्लेन पोलराइज लाइट आप लोग अगर फॉल करवाते हो तो उस कंडीशन में उसके वेरिएशन उसकी जो अफेक्ट है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और जिस वक्त उसका अफेक्ट ख़त्म होगा उस कंडीशन में आप लोगों के इस तरह का ग्राफ जो आप लोगों के पास लास्ट में नज़र आ रहा है,
वो इंडिकेट करेगा कि आप लोगों के पास इनिशियली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और उसके बाद कंटिन्यूसली डिक्रीज होना शुरू हो गई है, और जिस वक्त टोटल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, तो उस कंडीशन में उसने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करना बंद कर दिया है। दूसरी टेक्निक है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इसके ज़रिए आप लोग, ये आप लोगों को पता है कि जिस वक्त आप लोग लाइट फॉल करवाते हो, तो उस कंडीशन में हर कंपाउंड जो है, जो मॉलिक्यूल है, उसकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के ज़रिए एटम्स जो है वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अगर उस वेवलेंथ के इक्वल अगर आप लोग लाइट फॉल करवाते हो, तो उस कंडीशन में उनके एम्पलीट्यूड जो है, जो जिसके ज़रिए वो वाइब्रेशन कर रहे होते हैं, वो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उनका एक कलर अपीयर होता है। अगर आप लोग इस कंडीशन में जिस वक्त रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो उस कंडीशन में वो लाइट इंटेंसिटी जो है वो कम ऑब्जर्व करेंगे, और अगर उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज़्यादा होगी, तो उस कंडीशन में वो लार्ज अमाउंट या हाई अमाउंट लाइट को ऑब्जर्व करेंगे। इसका मतलब है कि जितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती जाएगी, उसी रेशो से लाइट जितनी आप लोग फॉल करवा रहे हो, उसकी इंटेंसिटी भी कंटिन्यूसली डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और उस कंडीशन में भी आप लोगों के पास सेम इसी तरह का ग्राफ हासिल होता है, जिसके ज़रिए आप लोग लाइट इंटेंसिटी की बेस पर बता सकते हो कि इनिशियल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, उसके बाद आप लोगों ने जिस वक्त टाइम गुजरता गया, तो उस कंडीशन में लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से आप लोगों के पास पीक जो है वो अपीयर होती है। और उसकी बेस पर ही आप लोग बताते हो कंपाउंड का जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। और उस बेस पर आप लोग उससे मॉनिटर करते हो, और उसकी बेस पर आप लोग बताते हो आप लोगों का रिएक्शन जो है वो स्पीड के साथ होता है या स्लो होता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है टोटल प्रेशर। जिस तरह अगर आप लोगों के पास गैस फॉर्म में रिएक्शन होता है, तो उस कंडीशन में आप लोग जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं, उनके पार्शियल प्रेशर को जिस वक्त आप लोग कैलकुलेट करते हो, तो उस बेस पर भी आप लोग बता सकते हो आप लोगों के पास रिएक्टेंट किस रेशो से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, स्पीड के साथ कन्वर्ट हो रहे हैं या स्लो कन्वर्ट हो रहे हैं। और उसके ज़रिए आप लोग बता सकते हो रिएक्शन जो है वो स्पीड के साथ हो रहा है या स्लो हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक है गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी में भी आप लोग, जो आप लोगों के पास वोलेटाइल कंपाउंड होते हैं जो आसानी से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके कंसंट्रेशन के ज़रिए आप लोग बताते हो। इसमें आप लोग कंपाउंड को सबसे पहले गैस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसकी जितनी भी कंसंट्रेशन है, उसको किसी डिवाइस के ज़रिए अडहायर करते हो, यानी कि उनके कंसंट्रेशन को कम करना शुरू कर देते हो, और उसकी बेस पर आप लोग चेक करते हो कि उनकी जो रिएक्शन रेट है वो स्पीड के साथ होता है या नहीं होता है। इसके बाद है डिफरेंट फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं कि आप लोगों का रिएक्शन स्पीड के साथ होगा या स्लो होगा। इसमें सबसे पहले जो टाइप आप लोगों ने पढ़ी थी कि वो है रिएक्टेंट के नेचर। ये मैंने बताए हुए हैं एक्सरसाइज के, जो आप लोगों को असाइनमेंट मिली हुई है उसका मैंने मार्क करवाए हुए हैं और मॉडल पर भी अपलोड किए हुए हैं। कौन सा क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। अभी तक जो मैंने करवाए हैं, इसके और नेक्स्ट लेक्चर के मैं एक्सरसाइज से नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, क्योंकि इसके और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके बिल्कुल सेम ही होने क्वेश्चन। इसके बाद फैक्टर जो आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, इसमें सबसे पहला नेचर ऑफ रिएक्टेंट था। क्या रिएक्शन टाइम भी हो गया लेक्चर का?